नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पढ़ाई काफ़ी शानदार तरीके से चल रहा होगा। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स वेब पर। दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग रोज़ डेली का करंट अफेयर्स करते हैं और आज है 19 जुलाई और हम लोग आने वाले कुछ ही दिनों में आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। ओके, और साथ ही साथ आपका होगा सबसे प्यारा सबसे दुलारा मैप ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और आपको पता ही होगा कि हम लोग फ़िलहाल यूरोप की सैर पर थे, है ना। तो आइए हम लोग आज फिर यूरोप के किसी देश को जान लेंगे। ओके दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी देखते हैं वीडियो को वो तो लाइक शेयर करवे कीजिएगा। ओके, उसके लिए टेंशन नहीं है। टेंशन ये है कि आप लोग क्यूज़ भी दिया कीजिए। ओके, क्यूज़ आपको कहाँ देना है, हर एक दिन 12 बजे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और उधर रोज़ क्यूज़ होता है, प्लीज़ क्यूज़ को ज़रूर अटेंड कीजिए। ओके, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, फिर आपकी गलती की कभी भी कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी एग्ज़ाम में। ओके ना। तो आज हम लोग दोस्तों यूक्रेन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले यूक्रेन के पड़ोसी देशों को देखेंगे। तो इसका पड़ोसी देश आपको साफ साफ दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे करता हूँ तब साफ साफ दिखेगा। रसिया है, बेलारूस है, पोलैंड है, फिर स्लोवाकिया है, फिर हंगरी है, रोमानिया है और माल्डोवा है। ओके, ये इतने पड़ोसी देश है। बाकी दोस्तों, आपको पता ही होगा कि यूक्रेन जो है सोवियत संघ रूस से ही टूटकर अलग हुआ है। जब सोवियत संघ रूस बना तब बहुत सारे देश टूटकर अलग हुए, 13, 14, 15 देश के आसपास। ओके, यूक्रेन भी उसी समय टूटकर अलग हुआ था। ठीक है, बाकी यूक्रेन की राजधानी की बात कर ले दोस्तों, तो इसकी राजधानी कीव है, जो कि सबसे बड़ा शहर है, साथ ही साथ सबसे पॉपुलस मतलब कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। ओके दोस्तों, चलिए, आपके एग्जाम के लिहाज से यूक्रेन का सिर्फ एक बात ही महत्वपूर्ण है कि इसमें एक घास का मैदान है जिसका नाम है स्टेपी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फेमस है। बार बार पूछा जाता है कि स्टेपी घास का मैदान कहाँ है, तो आप या तो मध्य यूरोप बोलिएगा या तो फिर आप लोग डायरेक्टली यूक्रेन बोलिएगा। ओके, बाकी यूक्रेन के बारे में कुछ और बातें यदि हम लोग कर ले तो इसकी जो जीवन प्रत्याशा है वो लगभग 71 साल के आसपास है। लेकिन दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसमें महिलाओं की जीवन प्रत्याशा यदि अलग अलग कर दीजिए इसको, तो 10 वर्ष अधिक है पुरुषों की अपेक्षा। ओके, ये हो गई जीवन प्रत्याशा की बात। एक बात और हम लोग करेंगे कि यूक्रेन में महिलाएं ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। कैसे दोस्तों, यदि 100 महिलाओं पर मात्र और मात्र 100 महिलाओं पर मात्र और मात्र 86 पुरुष ही हैं यूक्रेन में। ओके, बाकी यूक्रेन से संबंधित और बहुत सारी बातें हैं जो कि सिर्फ सुनने में अच्छी लगेगी, जानने में अच्छी लगेगी, लेकिन इससे आपका एग्जाम में कोई मतलब नहीं है। ओके, यदि मैं पहले पूछ चुका हूं कि यूक्रेन की मुद्रा क्या है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। यदि मैं नहीं पूछा हूं तो अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि यूक्रेन की जो करेंसी है वो आपको कमेंट करके जवाब देना है। ओके, तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए। बाकी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब के बारे में आपसे नहीं पूछा जाता है उतना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यूक्रेन समझ में आया होगा। फिर हम लोग कल कुछ रैंडमली फैक्ट्स की बातें अब हम लोग करेंगे। ओके, हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि आपसे कभी पूछ देता है कि स्टेपी को और क्या कहा जाता है, तो स्टेपी को रोटी की डलिया कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टेपी को रोटी की दलिया कहा जाता है। इतनी सारी बातें हो गई, हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लाइक के बटन को दबा दिया होगा। जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए यदि अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया इस सेशन को तो। ओके दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। पहले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न काफ़ी शानदार है कि हाल ही में कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। व्हाट हैज बीन रिनेम्ड एज कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी एंड जम्मू कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख रिसेंटली। दोस्तों देखिए, पहले जो नाम था जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का, वो था कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ओके, इस तरह से उसका नाम था, जिसका अब नाम चेंज करके जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय कर दिया गया है। ओके, इसके बारे में हम लोग जानते हैं आगे बढ़ के। साफ साफ आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय कानून मंत्रालय ने न्याय विभाग द्वारा अधिसूचित एक आदेश से हाल ही में कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख का नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय रख दिया है। ओके दोस्तों, इस न्यायालय के नाम में परिवर्तन को करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2021 पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, सिंपल सा मतलब है इसका, जो इतना लंबा चौड़ा नाम था उसको चेंज करके अब छोटा सा कर दिया गया है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर, फिर बाद में देखा जाएगा कि लद्दाख के लिए क्या हुआ है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न क्या आपसे कहना चाह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
आयुष मंत्रालय के अधीन ITRA और किस राज्य सरकार के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? रिसेंटली अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइंड बिटवीन ITRA अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड विच स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों आयुष मंत्रालय और गुजरात सरकार के बीच कुछ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। क्या है उसके बारे में नीचे जानते हैं। गुजरात सरकार और आयुष मंत्रालय के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद ओके ITRA का फुल फॉर्म ये हुआ के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसका उद्देश्य जामनगर में आयुर्वेद परिसर में चलने वाली सभी संस्थानों को ITRA के तहत लाना है। ओके आयुष मंत्रालय के अधीन ITRA ऐसी एकमात्र संस्था है जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों ITRA बार बार आया है, इसका आप लोग फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद। ओके ये हो गया ITRA और ये गुजरात से इसलिए भाई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है कि इसका मतलब है, इसका उद्देश्य है कि जामनगर में जितने भी आयुर्वेद परिसर में संस्थान चल रहे हैं उन सबको ITRA के अंतर्गत लाना है। ओके ये बात हो गई। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में पुलिस कर्मियों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विथ whom has the National Commission for Women recently signed on MOU to sensitize police personnel towards gender equality? आपके ऑप्शंस है नीति आयोग, योजना आयोग, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और दिल्ली पुलिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। ओके देखते हैं इसके बारे में भी कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं से संबंधित कानूनों और नीतियों के संदर्भ में लैंगिक समानता के प्रति पुलिस कर्मियों की संवेदनशीलता को सुनिश्चित करना और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के दौरान पुलिस अधिकारियों के रवैये और व्यवहार में बदलाव लाना है। ओके ये सारी बातें हो गई। सिंपल सा बात आपको समझ में आ रहा होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग को बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिली होगी कि यदि कोई महिला पीड़ित होकर जाती है पुलिस स्टेशन तो उनके साथ बढ़िया सा व्यवहार नहीं हो पाता है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हुई है। ओके अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ओके ये प्रश्न तो हम लोगों ने कर लिया, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है दोस्तों कि मानसून के अवसर पर होने वाला हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ मानसून? ओके आपके ऑप्शन है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड और सिक्किम। ओके और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ठीक है उत्तराखंड में मानसून के शुरुआत के अवसर पर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है हरेला। ओके और दोस्तों इस तरह से अब डीप जाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। जैसे उत्तराखंड 2-3 रीजन में बटा हुआ है दोस्तों, कुमायूं, गढ़वाल। ओके तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके ये जो हरेला फेस्टिवल है मुख्य रूप से किस रीजन में मनाया जाता है? ओके कुमायूं में या गढ़वाल में। ठीक है तो ये बातें हो गई। अब फिर से अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ओके आपके ऑप्शन है दोस्तों 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई और 20 जुलाई। ओके और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई। ठीक है 18 जुलाई को प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला कौन है दोस्तों? तो ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति है। ओके काफ़ी शानदार राष्ट्रपति ये रहे थे दक्षिण अफ्रीका के। ओके इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है कि हमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति के शांति और स्वतंत्रता की संस्कृति में योगदान की मान्यता को मनाया जाता है। ओके इस दिन का उद्देश्य सभी को कार्रवाई करने और दुनिया में बदलाव को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों कि इसका थीम जो लिखा हुआ है टेक एक्शन इंस्पायर चेंज। ओके जो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इन्होंने बहुत सारी बदलाव किया था दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत, इसलिए इनके नाम पर एक दिवस मनाया जाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कब? 18 जुलाई को। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जेबर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच चलने वाली भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ स्थित है? ओके ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया क्वेश्चन। प्रश्न को आप समझिए कि जेबर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच पहली बार भारत में पॉड टैक्सी चलना प्रस्तावित है। ओके पूछ रहा है आपसे कि जेबर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है
आपके ऑप्शन से नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ये जो जेवर हवाई अड्डा है काफ़ी लाइमलाइट में रहा है दोस्तों। ओके, आप लोगों को इसमें भी एक बात बतानी है कमेंट करके कि जेवर हवाई अड्डा जो है किस देश के सहयोग के साथ भारत में बनाया जा रहा है। ओके, ये आप बताइएगा। और फिर हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं कि जेवर एयरपोर्ट दोस्तों जो कि नोएडा वाला है, और जो नोएडा में नया फिल्म सिटी बनना प्रस्तावित है, तो ये दोनों के बीच पहली बार पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। पेड टैक्सी नहीं, एक पॉड टैक्सी होती है। ओके, वो चलाई जाएगी। ठीक है, तो बस यही आपको ध्यान रखना है। और ये सारी दोनों चीज़ तो उत्तर प्रदेश में है ही, ये तो आपको पता ही होगा। बाकी देख लेते हैं कुछ और बातों को। क्या है कि इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपैक कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नोएडा एयरपोर्ट, जेवर और फिल्म सिटी के बीच पॉड टैक्सी सेवा के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 14 किलोमीटर है, और यह भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा होगी। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि बोनालू, क्या बोनालू किस राज्य की पारंपरिक लोक उत्सव है। ओके, बोनालू इज अ ट्रेडिशनल फोल्क फेस्टिवल ऑफ बीच स्टेट। आपका ऑप्शन है दोस्तों गुजरात, राजस्थान, असम और तेलंगाना। ओके, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। ओके, तेलंगाना में दोस्तों बोनालू फेस्टिवल मनाया जाता है। ओके, इसकी शुरुआत कब से हुई उसके बारे में हम लोग जानते हैं। वैसे तो ये पारंपरिक है, लेकिन मेन रूप से इसको राज्य उत्सव घोषित कब किया गया था दोस्तों, जब के चंद्रशेखर राव की सरकार आई थी पहली बार तेलंगाना में, तब। कि इसके बारे में कुछ और बातों को हम लोग जानते हैं दोस्तों। क्या ये जो फेस्टिवल है ये कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। ओके, या फिर जून जुलाई, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, जून जुलाई के महीने में मनाया जाता है। यह उत्सव जो है दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों और तेलंगाना राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया था, ये तो मैं पहले बता ही चुका हूँ। तो बोनालू तेलंगाना का पारंपरिक लोक उत्सव है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत, श्रीलंका और किस देश ने संयुक्त रूप से वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 आयोजित किया। इंडिया, श्रीलंका एंड विच कंट्री ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज द वर्चुअल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज TTX 2021। आपके ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, मालदीव और म्यांमार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। ओके, मालदीव, श्रीलंका और भारत ये तीनों देश मिलकर एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है TTX 2021। और इसका क्या क्या एम होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यह अभ्यास समुद्री अपराधों जैसे कि नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में समुद्री खोज और बचाव में सहायता पर केंद्रित था। ठीक है, आगे जानते हैं भाई। तो ये जो 2 दिवसीय अभ्यास था TTX 2021, इसका उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ाना और आम अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना था। ठीक है दोस्तों, TTX 2021 भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच गहरे त्रिपक्षीय जुड़ाव का उदाहरण है जो पिछले कुछ वर्षों में समुद्री क्षेत्र में काफी मजबूत हुआ है। ठीक है, तो TTX मालदीव, श्रीलंका और भारत के बीच एक ट्राइलेटरल समुद्र अभ्यास है या सैन्य अभ्यास है। ओके, नौसेना का। ठीक है दोस्तों, एरर आ रही है दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा लेट भी हो रहा है। प्रश्न है कि तकनीकी हस्तक्षेप के साथ किसानों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जो हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेम द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट फार्मर्स विद टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन विच हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नरेंद्र सिंह तोमर। आपके ऑप्शंस हैं किसान समृद्धि, किसान कल्याण, किसान उन्नति और किसान सारथी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किसान सारथी। ओके, किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा संयुक्त रूप से किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ओके, किसान सारथी किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। किस लिए भाई, तो किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। ओके, मतलब बहुत सारे लोगों को होता है कि सिर्फ उनको रीजनल लैंग्वेज ही पता होता है, हिंदी या इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए ये काम करेगा। ओके, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की है। विच स्टेट गवर्नमेंट है लॉन्च द न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की है। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा घोषित नीति का उद्देश्य देश में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। ओके, तो इससे आपको ये भी पता चला कि महाराष्ट्र के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो कौन है, आदित्य ठाकरे। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं
ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। विच इंडियन अमेरिकन वोमेन हैज बीन अपॉइंटेड एज ए सॉलिसिटर इन द यूएस सीनेट लेबर डिपार्टमेंट। ओके, आपके ऑप्शन है सीमानंदा, भव्यालाल, विनीता गुप्ता और इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सीमानंदा। ओके, सीमानंदा जी को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द इनिशियल पोस्ट एंड सर्विसेज। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार। ओके दोस्तों, जैसा कि 2017 में ही ये लागू हुआ था ईडब्ल्यूएस वाला काम। ओके दोस्तों, लेकिन बहुत सारी सरकार इसको मान नहीं रही थी। लेकिन आपको पता है जब केंद्र में एक बार लागू हो जाता है तो धीरे धीरे हर एक राज्य को मानना ही पड़ता है लगभग। ओके, तो अब आंध्र प्रदेश सरकार भी इसमें शामिल हो गई है, सिंपल सा ये बात है। अब शायद ये आज का अंतिम प्रश्न होगा कि पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किस भारतीय पत्रकार की अफगानिस्तान में हिंसा की रिपोर्टिंग के दौरान तालिबानी आतंकियों ने हत्या कर दी है। बीच पुलित्जर प्राइज विनिंग इंडियन जर्नलिस्ट वाज किल्ड बाय तालिबान मिलिटेंट्स व्हाइल रिपोर्टिंग ऑन वायलेंस इन अफगानिस्तान। आपके ऑप्शन है लुइस इद्रिच, मेघा राजगोपालन, ओके, कोल्सन व्हाइटहेड और दानिश सिद्दीकी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दानिश सिद्दीकी। ओके, ये दोस्तों पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित थे, अफगानिस्तान में हिंसा की रिपोर्टिंग कर रहे थे और इसी दौरान तालिबानियों ने इनकी हत्या कर दी। ओके दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर कि निम्न में से किस संगठन के प्रमुख हेनरीटा फोर्ड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ। ओके, फिर से हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर कि निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में रेशमबेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गवर्नमेंट रिसेंटली रिलीज्ड एन ऑनलाइन हब फॉर विक्टिम्स ऑफ रैंसमवेयर अटैक्स। आपके ऑप्शन से जापान, चीन, अमेरिका और म्यांमार। तो जल्दी से कमेंट कर लीजिए और ऊपर जितने भी प्रश्न पूछे गए उसका भी कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ओके, मिलता हूँ अगले दिन अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, इट्स शिवम साइनिंग ऑफ, टेक केयर।